नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं बैठा हुआ हूँ बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर। यह ऐतिहासिक जगह है भारत का बहुत ही लोकप्रिय विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बहुत ही फेमस कैंटीन है जिसे मामू की कैंटीन के नाम से भी जाना जाता है। मामू का कैंटीन के मालिक हमारे साथ, हम सब जेनुआइट्स के मामू की उपाधि से नवाजे गए मामू बैठे हुए हैं। मामू का असली नाम डॉक्टर शहजाद इब्राहिम है। और सबसे दिलचस्प बात है कि ये खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी इन्होंने किया है। ये अपने मुंह से अपने डिपार्टमेंट का नाम बताएंगे और बताएंगे ज़रा सा कि इनके दौर में जेएनयू कैसा था। मामू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल दैनिक अम्बेडकर में। थैंक यू साहब, आपके चैनल का मेरा पहला प्रोग्राम है। आपने इज़्ज़त बख्शी, हौसला अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला आपसे सवाल है कि आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कब आए थे और आपने यहाँ से क्या क्या किया, ज़रा सा एक संक्षेप में अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं डॉक्टर शहजाद इब्राहिमी, बिहार के शेखपुरा ज़िला से ताल्लुक़ है मेरा। 93 में जेएनयू एमए में आया था। एमए किया, एमफिल किया, मास मीडिया किया, पीएचडी किया। उसके बाद मार्केट में निकल के आपने उर्दू में पीएचडी? जी, मैंने उर्दू में पीएचडी की और डॉक्टर नसीर अहमद ख़ान के अंडर में मैंने अपना पीएचडी जमा किया है। काजी अब्दुल सत्तार के तारीख़ी नावलों में हीरो का तसव्वुर, द कंसेप्ट ऑफ हीरो इन हिस्टोरिकल नावल ऑफ काजी अब्दुल सत्तार पे मेरा काम है और मैंने बहुत बखूबी इस काम को अंजाम दिया और मैंने अपना पीएचडी बखूबी अपने गाइड के साथ मैंने किया, जमा किया। उसके बाद मीडिया के नाम पे नौकरी भी की मुख्तलिफ़ जगहों पे, कभी रेडियो में, कभी टेलीविज़न में, कभी फ्रीलांस काम किया, कभी फ़िल्मों के लिए काम किया, कभी स्क्रिप्ट लिखी। मैं जिसके लिए जिस डिपार्टमेंट में था, मैं उर्दू से रिलेटेड अपना, तो मैं उर्दू से ही रिलेटेड मैं काम वाम कर रहा था। और अभी भी कुछ शेर व शायरी अगर जो मुझे समझ में आती है तो उर्दू के प्लेटफार्म से और जेएनयू के प्लेटफार्म से और मामू के प्लेटफार्म से ही मैं इसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इन दिनों कुछ हमारे साथ बहुत खूबसूरत नहीं हो रहा है। मैंने 20 साल की तवील अरसे में जेएनयू में अपना एक ढाबा चला रहा था। आपको इस कैमरे के पीछे जो दुकान दिख रही है वो मामू का कैंटीन है। जी, ये किनारे में स्टूडेंट्स जेएनयू के खा रहे हैं। मामू को नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से। उस नोटिस में क्या कहा गया है, क्या परेशानी है, अपनी परेशानी का जिक्र आपके साथ मामू साझा करेंगे। हुआ यूँ कि 20 साल से ढाबा बखूबी चला रहा था मैं। स्टूडेंट भी खुश थे। अब जाहिर से बात है, अगर जो स्टूडेंट का मेरे साथ लेन देन या रिश्ता ठीक नहीं होता तो इतने लंबे समय तक मुझे जेएनयू नहीं रहने देती। जेएनयू का बहुत एहसान है मेरे ऊपर कि जेएनयू ने अपनी एक गज़ की ज़मीन दी मुझे और मुझे फैलने फूलने का मौका दिया गया। 20 साल का मेरा सफ़र रहा, इतना खूबसूरत सफ़र मेरा ज़िंदगी में और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है जितना खूबसूरत सफ़र जेएनयू का मैंने तय किया है। जेएनयू इतनी खूबसूरत जगह, जेएनयू को मैंने धरती का जन्नत भी कहा है अपने लिए। आपके लिए जेएनयू क्या है इससे मुझे नहीं मतलब है, मगर मेरे लिए इस उम्र में अब तक का जो ज्ञान मेरे पास आया है कि दुनिया का सबसे शांत जगह मेरे लिए, मुझे अपने खुश करने के लिए तशफ़ी होती है यहाँ रहने से, तशफ़ी होती है मुझे यहाँ रहने से। मैं हर वक्त यहाँ स्टूडेंट के बीच में रहता हूँ, हर वक्त यहाँ स्टूडेंट के
पीएचडी वालों के बीच रहता हूँ। हर वक्त यहाँ मैं टीचरों के साथ बैठ के गप सड़का करता हूँ, चाय पानी पीता हूँ, जो भी है, और इधर ढाबा भी चला रहता हूँ। कभी कभी स्टूडेंट की फरमाइश में मैं खाना भी बना देता हूँ, कभी कभी टीचरों के फरमाइश पे मैं उनकी ज़रूरियात भी पूरी कर देता हूँ खाने पीने से रिलेटेड। इस तरह का ये सिलसिला दोस्तों 20 साल से मेरे दोस्तों के साथ चल रहा था। मगर अब थोड़ा कोरोना काल जो वक्त आया, जिसने सारी दुनिया को परेशान किया है, सिर्फ मैं ही नहीं भुगतभोगी हूँ उसका, बहुत लोग आलमीन तौर पे लोगों में परेशानी आई है। मगर अल्लाह ने जिसको बैकअप दिया था वो खूबसूरती से अपना काम चला लिया, और हम लोग जैसे रोज़ कमाने वाले, रोज़ गंवाने वाले, हमारे पास ना कोई नौकरी है ना सैलरी, हम दोनों मियाँ बीवी दोनों पीएचडी करके, दोनों यहाँ हमारी बीवी ने पीएचडी जमा नहीं किया अभी, मगर वो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर नहीं है यहाँ। हम दोनों मिलके सब काम छोड़ के जेएनयू को अपना 20 साल का समय दिया है साहब। 20 साल के जेएनयू के सफ़र का ये एक बदसूरत रिजल्ट मेरे पास आता है कि आज मेरे दुकान में दुकान खाली करने की चिट्ठी रिसीव हुई है। हुआ यूँ कि कोरोना काल के ज़माने का कुछ पैसा जिसको शायद कभी माफ़ हो या नहीं माफ़ हो या एडजस्ट हो, इस चक्कर में देर हो गई। और कोरोना काल के बाद मेरे पास कुछ था ही नहीं जमा करने के लिए। घर में था क्या, जो तेरा गम उसे गैरत करता, मेरे पास कुछ भी बर्बाद करने के नहीं थे, सिवाय इसके कि दुकान फिर से चलाएं और फिर से इसको उठाएं। 2 जवान बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उन दोनों की परवरिश के लिए हम और मियाँ बीवी ने जेएनयू की खाक छानी, और 20 साल तकरीबन इसी सरजमीन पर रह के हम लोगों ने दाल रोटी का अपना इंतज़ाम कर लिया। किसी से लेन देन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अचानक 8 लाख रुपये का लोड, वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का किराया हो, बिजली बिल हो, कोरोना काल का ज़माना का हो, ये बिल हमें भेजा दिया। हमने 3 महीने पहले इनको चिट्ठी लिखी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को। मैंने कहा भाई जो बकाया है वो तो देने देना, और अभी भी बकाया देने से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। इसको यूनिवर्सिटी कम से कम सुने और समझे कम से कम। 3 महीने पहले ये मैंने चिट्ठी दी है, जिसमें मैंने अपने बाप की पैतृक संपत्ति, कोरोना काल में और भी संपत्तियाँ बिकी हैं मेरी, चूँकि मेरे पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, तो और बाप ने जो संपत्ति दी थी उसको बेच के मैंने वही 2-3 साल काम चलाया, और वही बेच के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का बकाया भी देना था मुझे। फ़िलहाल ये हुआ कि वो खेत बिक गई। मैंने किसी को लिखा, उस खेत को जब उसको दूसरे को बेच के पैसा निकाल के मुझे देना था। इसमें कुछ कागजी प्रक्रिया है, मोटेशन होता है, कोई भाई ऑब्जेक्शन कर देता है, किसी तरफ से कोई चीज़ दिक्कत होती है। बाप की पैतृक संपत्ति से 4 लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन कर देगा तो वो रुक जाएगा। फ़िलहाल उन लोगों ने, जिन लोगों ने खेत ख़रीदा है, उन्होंने मार्च तक का समय मांगा था मुझे कि 30 मार्च तक मामू हम आपको पैसा दे देंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को जमा कर दीजिएगा। हमने वो चिट्ठी लाके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को दे दी। खेत की रजिस्ट्री मैंने दे दी, बेटे के नाम से रजिस्ट्री थी वो मैंने दे दिया। जिसने ख़रीदा उसका एफिडेविट दिया मैंने कि मार्च तक का मुझे, और मार्च तक चिट्ठी दे के फिर हम अपने दुकान में हम लग गए। फिर मेहनत कर रहे हैं रात और दिन, 24 घंटा, मियाँ बीवी बच्चे सब लोग लगे हुए हैं। अचानक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को नींद खुली। हाँ, अचानक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को पता चला कि अभी तक किराया नहीं दिया, और 3 महीने के बाद मुझे चिट्ठी लिखता है 10 जनवरी को कि 17 जनवरी तक आप 8 लाख रुपया जमा करिए। वो जाहिर से जो मुमकिन है ही नहीं, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब 10 जनवरी को चिट्ठी मिली और 17 को जमा कर दी। जी, 17 को। मतलब एक सप्ताह में 8 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए भी संभव नहीं हो सकता नहीं, है। वो मुझे समय 1 हफ्ते का भी नहीं था डॉक्टर साहब। 10 को चिट्ठी चली है इनके तरफ से, मेरे पास चिट्ठी 15 को पहुंची है, और 17 को पैसे जमा करना है। 2 दिन में 8 लाख रुपए जमा करने हैं। मैंने फौरी तौर पे एक चिट्ठी हाथ से लिख के दी कि जान बचे तो लाख हो पाए। वो चिट्ठी लिखी कि कम से कम वाइस चांसलर से अपॉइंटमेंट तक के लिए मुझे राहत दो, मुझे मोहलत दो। 1 हफ्ते से मैं कंटिन्यू परेशान हूँ। वाइस चांसलर से मोहलत नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। उनकी अपनी मसरूफियत है, और अब हम अपनी तरफ भी लगे हुए हैं। फाइनली कल मैंने जाके वाइस चांसलर को एक चिट्ठी अपने हाथ से लिख के मोना गुप्ता के नाम से दिया है। उसमें फिर वही मैंने गुहार लगाया है कि मैडम मुझे कम से कम 30 मार्च तक फिर से एक बार समय दिया जाए। मैं पैसा जमा करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से कोई शिकायत नहीं है। मैं एकदम वाजिब है, जो हक़ है वो मैं देने को तैयार हूँ। और फिर से एक बार जेएनयू में आपकी और आप लोग जैसे नए लोगों की खिदमत, मैं चाहता हूँ कि जेएनयू अगर जो मुझे यहाँ से भगाना ना चाहे, मैं क़यामत तक ही जेएनयू की
उनकी खिदमत मैं अपनी काट सकता हूँ, ये मेरा वादा है। मगर तब तक मुझे सुकून से अपनी मर्ज़ी से मैं काम कर रहा हूँ, मैं बैठ के पैसा नहीं ले रहा हूँ। कोई बिना चाय बनाए हुए कोई पैसा नहीं दे सकता है। मुझे चाय बनाना पड़ता है, दूध लानी पड़ती है, चीनी लाना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, उसके स्वाद का ख्याल रखना पड़ता है, फीकी मीठी सबका ध्यान रखना पड़ता है, टीचर फैकल्टी स्टूडेंट स्टाफ सबका ध्यान रखना पड़ता है। जब इतनी खूबसूरत सेवा आपके पास मैं कर रहा हूँ और मेरा भी मन लग रहा है, मेरा मन अगर जो JNU में रहने का है तो मुझे रहने दिया जाए। JNU से कोई जागीर नहीं मांग रहा हूँ, JNU से कोई नौकरी की तलब नहीं की है। मैंने किसी टीचर को मैंने कहा कि मुझे दाल रोटी दे दो, बस सिर्फ ये मैंने कहा कि JNU एक अच्छी जगह है, मुझे अच्छे लोगों के साथ रहने की आदत है, मुझे अच्छे लोगों के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या प्रॉब्लम है मोना गुप्ता से? मोना गुप्ता फाइनली एक महिला है जो ऑलरेडी 50-55 साल के सालों में 50 तरह की बीमारियों से ग्रसित है। मेंटल हैरासमेंट करके उसको बेशुमार चिट्ठियाँ लिख के उससे जवाब मांगे जा रहे हैं। क्या मोना गुप्ता अपनी सेहत का इलाज कर पाई, या वाइस चांसलर को चिट्ठी का जवाब देने जाए, या वो अपना कहीं ना कहीं पर महिला होने का डर से मर भी सकती है, रो भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोना गुप्ता की तरफ से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ कि अगर जो 3 महीने का समय मालूम मैंने मांगा मार्च तक का, और मार्च तक का समय दिया और मार्च तक का मेरे तरफ से कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तो मैं मुजरिम हूँ, मुजरिम था और मुजरिम रह जाऊँगा। मार्च तक मुझे समय नहीं मिलेगा, तब मुझे आप लोगों के वजह कर, आप लोगों के मशवरे से मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कल मेरे दुकान पे चिट्ठी लिख जाएगी, परसों गार्ड लोग आके ताला बंद कर देंगे, तो मुझे इस सूरत में क्या करना चाहिए? मैं वहीं पे हंगर स्टॉक पे बैठ जाऊंगा, 2 स्टाफ है मेरे साथ, वो सब भी बैठे रहेंगे। आप लोग अपना मीडिया वाले हैं, फैसला कीजिए, दोस्त यार हैं, फैसला कीजिए कि मुझे जो कहेंगे, जो हुक्म होगा वो मैं करने को तैयार हूँ। मामू के बारे में आपको मैं बता दूं कि मोना गुप्ता का नाम ले रहे थे, मामू की वाइफ है नाम मेरी है मोना गुप्ता। JNU के बारे में पूरी दुनिया में यह बात बताई जाती है कि JNU सही मायने में एक प्रगतिशील लोगों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सुंदर जगह है। और आप सुनते होंगे, आप जैसा कि मामू के नाम से जानते हैं, डॉक्टर शहजाद इब्राहिमी नाम है मामू का असली, और पत्नी इनकी हिंदू है मोना गुप्ता। मामू का कैंटीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे JNU में कोई नया व्यक्ति भी थका हारा आता है, यहाँ पानी पीता है, चाय पीता है, खाना खाता है और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परेशानी मामू से शेयर करता है। और सामने वाले को यह एहसास तक नहीं हो पाता कि मामू दरअसल इस कैंटीन के मालिक हैं। ये दूसरे लोगों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, उसे सुकून देने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़े आलोचक हैं, इन्होंने PhD की है। वैसे आप इनके बहुत सारे अनगिनत वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं तो आपको मिल जाएंगे। मामू गुजारिश कर रहे हैं JNU प्रशासन से कि उनकी जो रवैया है, मुझे लगता है एक JNU परिवार के सदस्य की तरह मामू के साथ प्रशासन को पेश आना चाहिए। और यह जो मोहलत समय मांग रहे हैं, जो भी वाजिब है, जो कानून के दायरे में है, बिना किसी सख्ती बरते हुए, किसी प्रकार की सख्ती बरते बिना मामू को भी बिल्कुल उतना मौका दिया जाना चाहिए जो संविधान के अंतर्गत मानवता के हिसाब से, मानवता के अधिकार पर किसी भी शरीफ ईमानदार व्यक्ति को दिया जाता रहा है। यह व्यवस्था बनी रहे, मामू को भी इसका लाभ रहे। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपके साथ प्रशासन 20 साल का सफ़र, कितने साल का सफ़र है? 20 साल का सफ़र है प्रशासन का मेरा। प्रशासन के साथ एक प्रॉब्लम है ना कि हर 5 साल में यहाँ स्टाफ चेंज होते रहते हैं। मैं तो कोई नहीं बदलता हूँ। हाँ। स्टूडेंट 10 साल की ज़िंदगी, 6 साल की ज़िंदगी लेकर आते हैं, उनके साथ मेरा थोड़ा बैठना उठना, तालमेल, एडमिशन। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है 5 साल 6 साल में, कुछ ना प्रशासन में कर्मचारी बदलते हैं। जी। अंततः मैं मामू से फिर भी यह पूछना चाहूँगा कि प्रशासन से विशेष आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं एज ए दुकानदार, एज ए मामू, इतने बड़ी कम्युनिटी का मामू, प्रशासन से सिर्फ एक गुजारिश, एक मुअद्दबाना इल्तमास करता हूँ कि मुझे जो मार्च तक का मैंने पैसा जमा करने का समय मांगा है, वो समय इज़्ज़त से मुझे
दे के बारी किया जाए, वरना फिर मार्च से पहले तक का कोई संभावना मेरे पास कहीं से पैसा लाने की नहीं है। मैं अपने असलहे इस्तेमाल कर लिए, मैं अपने दोस्तों को इस्तेमाल कर लिया, मैंने सब कुछ अपने कर लिया, सिवाय मेरे को अपने खेत बेचने के पैसे के अलावा कहीं से 1 रुपया भी मेरे पास वापस नहीं आना जा रहा है। लिहाजा मुझे वाइस चांसलर से, JNU एडमिनिस्ट्रेशन से, JNU के और दोस्तों से मुझे यही गुजारिश है कि मुझे कम से कम मार्च तक का समय दिया जाए और मुझे सुकून से रहने दिया जाए। कुल मिला के कह रहे हैं कि आपको मार्च तक का समय दे दिया जाए। 8 लाख जैसी बड़ी राशि के लिए, जहां पर मामू ने अभी तक कहीं नहीं कहा कि ये नहीं देना चाहते हैं, ये कह रहे हैं मोहलत दिया जाए। और 20 साल से इनका विश्वास प्रशासन में है, प्रशासन का भी विश्वास मामू में है तभी तो मुझे भी जिंदा रखे हुए वो प्रशासन। आज अगर जो दुश्मन होती तो मुझे 20 साल क्यों रहने देती मुझे। बिल्कुल। मगर प्रशासन को कुछ गलतफहमी है, कुछ गलतफहमियां हुई हैं, उनको दूर करके मुझे 3 महीने का समय दिया जाए यार। अब तो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी 1 ही महीना तो बच रहा। मार्च में तो हम कहीं ना कहीं पर, आखिर जिसने मार्च तक का समय दिया हम उसको मार्च पूरा होने जाएंगे तभी तो मैं उससे तकाजे कर सकता हूँ जाके। मार्च में वो नहीं देगा तो दूसरा असलहा करेंगे हम इस्तेमाल। हाँ, दूसरे रास्ते में इस्तेमाल करूंगा मैं उसके लिए, और कोई संपत्ति बेचूंगा। बहुत आसानी से खेत संपत्ति बिकती भी नहीं है बिहार की। जी। हम यहाँ हैं, घर पे कौन खेत ले लगा भाई मेरा। हाँ। साथियों, मामू इतने लोकप्रिय रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री पद का, किस सन की बात है? 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ले रहे थे तो JNU में कैंटीन वालों में से, या कहें कि प्रोफेसरों को भी इनविटेशन नहीं था, लेकिन उस शपथ समारोह को अटेंड करने का, में शामिल होने का, उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का मौका मामू को मिला था और ये गए भी थे। ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि वज़ीर आज़म ने मुझे अपने शपथ समारोह में बुलाया। हाँ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ समारोह में मामू शरीक हुए और उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, गवाह बने। फिर भी मामू के साथ प्रशासन पता नहीं किसी गलतफहमी के कारण, जैसा कि मामू ने कहा है, सख्ती से कदम उठा रही है, सख्ती अपना रही है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं मामू को दिलासा दिलाना चाहता हूं कि उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो प्रशासन के लोग तक और JNU परिवार के लोगों तक पहुंचेगा और वे इस बात को समझेंगे और वे इसमें सकारात्मक कदम उठाएंगे और एक संदेश देंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानवता की पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के प्रशासकों में भी मानवतावाद को, मानवतावादी विचार को साथ लेकर चलने का मादा है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। इसी के साथ मैं मामू को धन्यवाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही परेशानी भरे दौर में भी अपनी बात को मुझसे साझा किया, दुनिया के सामने अपने दर्द को रखने का साहस इन्होंने जुटाया और बहुत ही सलीके से अपनी बात को गुजारिश के रूप में प्रशासन के सामने रखी। मैं आप सबसे फिर अगले मुद्दे पर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।